जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीपी स्टडी में। तो चलिए दोस्तों आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग और उसकी अनुच्छेद। देखिए क्या है टॉपिक, संविधान के भाग और अनुच्छेद कि संविधान में कौन से भाग में कितने अनुच्छेद है, उसके विषय क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या है, ये जो है आज अपने टॉपिक में क्लियर करने वाले। बट उसके पहले थोड़ा सा आप संविधान के बारे में जान लीजिए। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। लगभग सभी को पता होगा, 99% लोगों को पता होगा कि 395 अनुच्छेद थे और उसमें 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थी। और अभी क्या है, वर्तमान में स्थिति अगर हम देखें तो हमारे जो अनुच्छेद की संख्या है वो लगभग 470 से ज़्यादा है और जो भाग है वो 25 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मूल संविधान था उससे जो है अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है, सारी संख्या बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि देखिए जब संविधान बना था तो उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज की कुछ और है और समय के साथ संविधान में संशोधन बहुत ज़रूरी था। तो संविधान में संशोधन हुआ जिसके कारण उसके अनुच्छेद बढ़े। अगर अनुच्छेद बढ़ेंगे तो भागों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्यों? देखिए भाग क्या है पहले इसको देख लीजिए। जैसे संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक। अब 395 अनुच्छेद को एक क्रम में याद करना है तो थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, ठीक। मुश्किल तो थोड़ा आपके लिए होगा बट अगर हम उसको किसी सीक्वेंस में एक भाग में रख दें और भाग के अंतर्गत उसको याद करें तो बहुत आसान हो जाएगा और उसमें जो है क्रम से उसको रखने में भी आसान हो जाएगा। तो क्या हुआ कि संविधान में भाग बनाया गया, भाग 1 से लेकर 25 तक वर्तमान में जो संख्या है, ठीक। पर 22 भाग है तो 25 क्यों हो गया? देखिए 25 इसलिए हो गया कि बाद में जो संविधान संशोधन हुआ तो किसी में जैसे मान लीजिए यहाँ भाग 4 है, इसको जोड़ दिया गया तो जितने भी बाद में अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, जैसे हमारा भाग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में जहाँ आ आएगा, का आएगा या फिर ए आएगा, वी आएगा तो उसको बाद में जोड़ा गया है, वो ऐसा ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो जहाँ पर ए लिखा रहेगा, वी लिखा रहेगा या 1 लिखा रहेगा, का लिखा रहेगा, आ लिखा रहेगा तो ये सब बाद में जोड़े जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 9A 9B ये सब बाद में जोड़े गए हैं तो जिसमें अल्फ़ाबेट्स लग जाएंगे या फिर आ लग जाएगा, आ का लग जाएगा, ये सब बाद में जोड़े जाएंगे। तो जब हमारे भाग बढ़े या फिर अनुच्छेद बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि भागों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी क्योंकि उनको अलग भाग में रखना भी पड़ेगा। अब देखिए भाग को बनाया क्यों। मान लीजिए हमारा संघ है, उसके बारे में लिखा है तो जितने भी अनुच्छेद उसके अंतर्गत आते हैं, उस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आते हैं उनको उठा के एक अलग डिब्बे में रख दिए। मान लो एक डिब्बा है, भाग हमारा एक डिब्बा है, उस डिब्बे में हम संघ से या राज्य से जितने भी टॉपिक आ रहे हैं एक टॉपिक को उठा के सारे अनुच्छेदों को उस डिब्बे में पैक कर देंगे। तो हमारा क्या, कुछ जो जगह ज़्यादा ले रहा था वो कम हो गया ना, कि अब हमारा उस डिब्बे के अंतर्गत वो सारे अनुच्छेद आ गए जो कि हमारे राज्य को परिभाषित करते थे या संघ को परिभाषित करते थे। तो इस तरह किसी एक चीज़ को परिभाषा, जिसकी एक परिभाषा कई अनुच्छेद में हो, जैसे कि हम संघ की परिभाषा आपको दे रहे हैं, वो अनुच्छेद 4 या 5 अनुच्छेदों में कुछ भी ले लीजिए आप, एक अपना ही कोई सामान ले लीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है तो आप क्या करेंगे, किसी एक बॉक्स में रखेंगे, ठीक, और उस बॉक्स का कोई नाम दे देंगे। तो ऐसे यहाँ संविधान में हुआ कि अगर मान लीजिए हमें संघ और राज्य की परिभाषा देना हुआ तो अनुच्छेद 1 से 4 है तो अनुच्छेद 1 से 4 को हम अलग अलग ना रख के उस 1 और 4 को पूरा उठा के 1 से 4 के बीच में जितने भी अनुच्छेद है और उसको सारे उठा के एक भाग के अंतर्गत रख दें, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि भाग 1 में हमारा संघ और राज्य के बारे में लिखा है। तो इस तरह भागों में इसको बांट दिया गया जिससे कि हमें याद करने में या इसको पढ़ने में और ही आसानी हो।
तो इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा से याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इसे याद करना, क्योंकि याद करना है तो आप 395 अनुच्छेद को डायरेक्ट तो याद नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है आपके लिए, पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, बस आपको रटना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ही टफ होगा आपके लिए ये याद करना। तो अगर आप इस तरह पढ़ते हैं भाग वाइज को, भाग में पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए भाग 1 है, उसमें संघ और राज्य क्षेत्र लिखा है और 1 से 4 अनुच्छेद है, ये तो आपको आसानी से याद हो गया। 1 से 4 के अनुच्छेद में क्या लिखा है आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 1 में ये है, अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 3 में, आप इतना याद रखिए भाग 1 में संघ और राज्य के बारे में लिखा है और वह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक, तो आपको 1 से 4 तक का पता लग गया क्या है। अब देखिए आपका जो जी है, मान लीजिए जो भी आप जी के पढ़ते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप यूपीएससी या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एंड एमपीएससी, एसएससी, तो आपके लिए पूरा जानना जरूरी है। बट आप नॉर्मल जीके के तौर पे याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह याद करिए, बहुत ही आसान होगा आपके लिए यह याद करना और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद है और उसके विषय क्या है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है भाग और विषय अनुच्छेद। देखिए भाग 1 में क्या रखा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो हमारा भाग है 1 है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के का वर्णन किया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक के संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। उसमें संघ के बारे में लिखा है, राज्यों के बारे में लिखा है और लिखा है किस तरह सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, किस तरह नए राज्य बनाए जा सकते हैं, आदि बातें अनुच्छेद 1 से 4 तक जो कि भाग 1 में रखा गया है, लिखा गया है। अनुच्छेद भाग 2 में नागरिकता के बारे में लिखा गया है। देखिए भाग 2 ये है नागरिकता के बारे में लिखा गया है भाग 2 में, और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। देखिए जब हमारा 1 से 4 तक यहाँ पर ख़त्म हो गया तो जायज़ सी बात है अगला अनुच्छेद 5 ही होगा। तो 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में लिखा है कि भारत की नागरिकता किस तरह प्राप्त की जा सकती है, भारत की नागरिकता कहाँ तक लागू होगी, किस सीमा तक लागू होगी, उसकी समाप्ति कहाँ पर होगी, ये सब नागरिकता के बारे में लिखा है अनुच्छेद 5 से 11 तक में। ठीक है, भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक में ये लिखा है। अनुच्छेद 3 भाग 3 में क्या लिखा है, मौलिक अधिकार। देखिए भाग 3 में हमारा लिखा है मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से 35, जो अनुच्छेद 12 से 35 आप पढ़ेंगे, अगर आप इस तरह रटते कि अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, तो आपको 35 तक पूरा याद करना पड़ता। बट अगर आप यहाँ भाग याद कर ली कि भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है और 12 से 35 तक के अनुच्छेद हैं, तो अगर आप अधिकारों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही पता होगा कि 12 से 35 तक के बीच में भी इसका आंसर है, अगर उसके ऊपर कोई भी ऑप्शन रहेगा तो गलत है। ठीक, तो ये याद करना बहुत ही आसान है आपके लिए। इस तरह अगर ये आप पढ़ेंगे तो बगैर किसी ट्रिक के माध्यम से आपको सारे अनुच्छेद बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए उसके लिए। तो क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में रखा गया है। किसको, मौलिक अधिकार को 12 से 35 तक के अनुच्छेद। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो अगली बात करें तो आता है भाग 4। भाग 3 में मौलिक अधिकार हो गया, भाग 4 में आता है नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए ये जो है अगर आप इस तरह थोड़ा पढ़ लेंगे ना तो हमारा एक क्लियर हो जाएगा टॉपिक कि हमें आगे टॉपिक क्या पढ़ना है। मान लीजिए अभी हमने इस सब के बारे में, संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद के बारे में देख लें शॉर्ट में। देन उसके बाद जब हम अपना टॉपिक भाग 1 से स्टार्ट करेंगे तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 में क्या क्या पूरा लिखा है उसको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, क्या क्या बातें कही गई हैं उन अनुच्छेदों में, उसको पूरा टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। बट अभी के लिए
आपको जो है माइंड में वो रहना चाहिए कि भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है। ये आप जनरल नॉलेज के लिए आपके माइंड में बहुत ज़रूरी है रहना, ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत आगे ना हो। तो अगला क्या था हमारा, भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पे रखा गया, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें राज्यों के कुछ उसके सिद्धांत है, उसके बारे में राज्य को क्या करना चाहिए लिखा है। तो वो किसमें, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत, और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में ये रखा गया है इसको। तो देखिए आगे क्या है, आगे है भाग 4A। अब भाग 4A में क्या है, भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। हमने आपको बताया कि जहाँ ए आ ई ऐसा कुछ लिखा हो, आ का ऐसा कुछ लिखा हो, वो बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर भाग जो है 4 ही होता तो बाद में नहीं जोड़ा गया, बस इसमें ए लगाया है, ए लगाया है मतलब कि ये बाद में किसी संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। और 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। हमारे जो है कुछ अधिकार भी हैं, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो मौलिक अधिकारों के बाद हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं कि हमें राज्य के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने भारत के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये जो है संविधान में बताया गया है। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 51A में। जब ये जाहिर सी बात है, अगर भाग 4A को बाद में जोड़ा गया है तो अनुच्छेद उसके पहले से होंगे नहीं, तो उनको भी जोड़ना जरूरी था। तो 51 है, देखिए 51A, अगर जो है 51A की बात करें तो यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट लगा है, यहाँ पर ए लगा। ए का लगने का मतलब है कि 51 तक तो जो है हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में लिखा है। बट अगर आगे देखेंगे तो 51A आया। 51A आने का मतलब है इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है। और आगे चार्ट को देखिए, चार्ट को देखने से यहाँ पर आता है आगे आ जाते हैं भाग 5 पर। भाग 5 इसके किसके बारे में लिखा, भाग 5 में संघ के बारे में लिखा है। भाग 5 संघ के बारे में बताता है। संघ मतलब केंद्र, केंद्र के बारे में बताता है। केंद्र के बारे में क्या बताता है, इसमें 5 अध्याय को देखेंगे। जब आगे अपना के टॉपिक क्लियर करते चलेंगे तो 5 अध्याय को हम आपको विस्तार में उसको बताएंगे किस तरह क्या लिखा है। तो देखिए अभी के लिए भाग 5 में 5 अध्याय है, किसमें, भाग 5 में संघ के बारे में, जो केंद्र के बारे में बताता है। इसके 5 भाग हैं। पहला भाग में क्या लिखा है, कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में पहले अध्याय में लिखा है, ठीक। दूसरे में संसद के बारे में लिखा है, दूसरे अध्याय में इसके सांसद के बारे में दिखाया गया है। तीसरे में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में दिखाया गया है। और चौथे में केंद्रीय न्यायपालिका के बारे में दिखाया गया। 5वें अध्याय में इसके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में दिखाया गया। और इसको अनुच्छेद 52 से 151 तक में रखा गया है। अनुच्छेद 52 से 151 तक अगर क्वेश्चन आए तो उसमें क्या, भाग जो है 5 में, और भाग 5 में 5 अध्याय हैं जिसमें इसके कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, केंद्रीय न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनको अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत रखा है। ये सिर्फ आपके जो है जनरल नॉलेज के लिए है, और इसका विस्तार हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सभी का विस्तार बताएंगे, एक टॉपिक को लेकर उसका विस्तार करेंगे और उसमें देखेंगे अनुच्छेद क्या, कितने सारे अनुच्छेदों में क्या लिखा है। जैसे भाग 1 को लेंगे और उसके संघ और राज्य का लिखा है, तो संघ और राज्य अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में क्या है, अनुच्छेद 1 भी देखेंगे, 2 भी देखेंगे, 3 भी देखेंगे, 4 भी देखेंगे, सारे अनुच्छेद देखेंगे। बट अभी आपको जनरल नॉलेज के लिए, जो कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि किस भाग में कौन सा अनुच्छेद रखा है, और उस तरह अगर आप याद कर लिए इसको और बाद में आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान आपका टॉपिक हो जाएगा। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा भाग 6। भाग 6 में क्या है, भाग 6 में देखिए भाग 5 में हमारा संघ हो गया और भाग 6 में हमारा राज्य आएगा। जब केंद्र हो गया तो केंद्र के बाद राज्य का आना जरूरी है, राज्य भी तो आएगा, वो पीछे थोड़ी रहेगा। तो अब राज्य आ गया। अब राज्य में कितने अध्याय है, इसमें 6 अध्याय है। देखिए ये हमारा राज्य हो गया। राज्य में हमें कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय। 6 अध्याय में क्या है, सामान्य नियम, राज्य के कुछ सामान्य नियम लिखे हैं। किसमें, भाग 6 के अध्याय 1 में सामान्य नियम, कार्यपालिका, एक केंद्र की क्या कार्यपालिका होगी और राज्य की कार्यपालिका होगी तो उसकी भी कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये लिखा है जो है भाग 6 में, जो राज्य के अंदर। और इसके अनुच्छेद देखिए, ये हमारे अनुच्छेद इसके हैं, अनुच्छेद 52 से 237।
152 से 237, जब 151 तक हमारा अनुच्छेद के संख्या के बारे में बता रहा है, 52 से 151, तो जब अगला अनुच्छेद आएगा तो 152 से शुरू होगा और 237 तक ये गया है हमारा अनुच्छेद। ठीक है, एक इसके बारे में, राज्य के बारे में बता रहा था, कार्यपालिका, राज्य की विधायी शक्तियाँ, राज्य के जो है राज्यपाल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इन सब के बारे में बता रहा है भाग 6। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे देखने पर देखिए आ जाता है भाग 7, और भाग 7 में क्या लिखा है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य निरस्त, इसमें दिखा था पहले, देखिए अभी निरस्त नहीं था, बट जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसमें लिखा था, बट ये संविधान द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है, ये संविधान द्वारा निरस्त है, और ये अनुच्छेद 238 में था, जो कि 238 अब निरस्त हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं तो भाग 8 आ जाता है। भाग 8 में क्या लिखा है, भाग 8 में लिखा है संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, किसमें लिखा है, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। ये अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद 239 से 242 में, 238 निरस्त है तो 239 अगला अनुच्छेद हमारा होगा, जो होगा 239 से 242 तक का अनुच्छेद किसको दिखाता है, ये दिखाता है भाग 8 को। भाग 8 में जो है संघ जो है राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है। आगे देखेंगे चार्ट को तो देखने से पता चलता है कि भाग 9 में पंचायत रखी गई है। क्या, पंचायत, पंचायत का जो उल्लेख है वो भाग 9 में है, भाग 9 पंचायत, और ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में है। ठीक है, और आगे देखते हैं भाग 9A, भाग 9A, 9A आया तो 9A को बाद में जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पर A आया, और उसी तरह भाग 9B, इसको देखेंगे ए भी बाद में जोड़ा गया। तो 9A में क्या है, 9A में 9A नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं को 9A में 9A में रखा गया है नगर पालिकाओं को, और नगर पालिकाओं से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243 से 243 ZG, 243 ZG, इसके Z और फिर उसके बाद अलग उसका भाग बनाया गया, ये भी बाद में जोड़ा गया क्योंकि इसमें जितने भी नियम बनाने थे, जितने भी अनुच्छेद उसमें चाहिए थे उसको बनाते गए, और A to Z, Z के बाद फिर से A to Z की शुरुआत की गई, जहाँ तक अनुच्छेद चाहिए था बना और बाद में इसको जोड़ा गया, इसलिए इसमें लिखा है अल्फ़ाबेट से के आगे। ठीक है, और आगे देखते हैं 9B, 9B भी बाद में जोड़ा गया, और इसके बाद इसमें क्या रखा गया, भाग 9B में रखा गया सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243H से 243ZT, कहाँ तक, 243H से 243ZT। दोस्तों यह आप जो है अपने सामान्य ज्ञान के तौर पर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर यह याद है आपको तो आगे जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे आपको बहुत ही आसानी से टॉपिक सारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक, और क्वेश्चन अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ना, अगर मान लीजिए आपको सारे अनुच्छेद नहीं याद है, भाग याद है कि किस भाग में कौन से अनुच्छेद के सीक्वेंस रखे, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। इससे जो है आपके माइंड में एक जो है इसकी चार्ट आप बैठा लीजिए माइंड में, जिससे कि आपको एग्जाम में जो है ना आपका माइंड उस चार्ट को याद करके आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और आगे देखते हैं इस चार्ट को तो क्या दिखता है यहाँ पर, भाग 10 अगला आ जाता है हमारा भाग 10, और भाग 10 में हमारा क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। क्या, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, एक किस में रखा गया, ये रखा गया हमारा भाग 10 में, और भाग 10 से संबंधित अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 244 से 244A। अब देखिए 244A, 244 तो ठीक है, पर 244A जो है वो बाद में जोड़ा गया, पहले कहाँ तक था, 244 तक था, बट एक अनुच्छेद इसमें और जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया 244A तक, और एक किसका व्याख्या करता है, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के क्षेत्र की व्याख्या करता है भाग 10, अनुच्छेद 244 से 244A तक। ठीक, और आगे देखते हैं भाग 11, भाग 11 क्या व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है, संघ और राज्य के बीच क्या संबंध है उसकी व्याख्या करता है भाग 11। और भाग 11 में कितने, 2 अध्याय हैं, 2 अध्याय कौन कौन से है, देखिए पहला अध्याय जो है वो विधायी संबंध है, और अध्याय 2 क्या है, प्रशासनिक संबंध।
अगर आप भाग 1 भाग 2 नहीं याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना याद कर लीजिए कि संघ और राज्य के बीच संबंध को दिखाता है भाग 11। और जो वो संबंध किस अनुच्छेद में दिखाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद 245 से 263 तक का अनुच्छेद जो है ये संघ और राज्य के बीच में संबंध दिखाता है। आपको अध्याय याद करने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप सिर्फ एक अपने माइंड में एक बना रहे हैं, इसकी एक चार्ट बना रहे हैं कि जिससे कि आपको बाद में आगे जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसको क्लियर करने में आसानी हो, उसको समझने में बहुत आसानी हो। तो आपको भाग अभी नहीं, अगर अध्याय नहीं याद हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच संबंध है, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में रखा गया। ठीक, और देन अगर आप नीचे देखेंगे चार्ट को तो भाग 12 अगला जो आ जाता है भाग 12, इसमें 4 अध्याय हैं। इस भाग 12 में 4 अध्याय हैं। इस अध्यायों में क्या आता है, वित्त आता है, ऋण आता है, संपत्ति संविदाएं आते हैं, अधिकार आते हैं, दायित्व, बाधाएं और वाद। संपत्ति का अधिकार ये जो किसमें आता है, भाग 12 में। और भाग 12 के जो अनुच्छेद है इन सब की व्याख्या कौन सा अनुच्छेद करता है, इन सब की व्याख्या करता है अनुच्छेद 264 से 300A। देखिए 264 से 300A, यहाँ 300 तो ठीक है, बट जो है ए जो बाद में ए आ गया 300A, इसको बाद में जोड़ा गया क्योंकि संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके वो 300 में ले जाया गया, तो ये बाद में जोड़ा गया यहाँ पर। ठीक है, और इस चार्ट को और आगे थोड़ा देखिए तो यहाँ पर हमें मिलता है भाग 13। और भाग 13 में क्या व्याख्या किया गया है, भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध, ये व्याख्या किया गया है। किसमें, हमारे भाग 13 में व्याख्या किया गया है भारत के क्षेत्र के भीतर जो है व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध, इसकी व्याख्या करता है। और एक अनुच्छेद किस में रखा गया, अनुच्छेद 301 से 307 में इसकी व्याख्या किया गया है इन सब के। ठीक है, और आगे देखते हैं तो भाग 14। अब भाग 14 इसमें क्या रखा गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, कि संघ और राज्य के अधीन क्या सेवाएं होंगी, इसका एक कौन सा अनुच्छेद इसकी व्याख्या करता है, अनुच्छेद 308 से 323 की 323 ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये हमारा भाग 14 तक यहाँ पर इस चार्ट में आया, और इसके बाद इसको एराइज करते हैं और देन जो है अपना चार्ट फिर से यहाँ पर आपको जो है 14 से बाद 15 से स्टार्ट करके 22 तक का बताते हैं। ठीक है, इसको एराइज करते हैं। क्रम में जो नेक्स्ट चार्ट है, नेक्स्ट चार्ट में देखिए भाग 14 है। भाग 14 तक हमने अगले चार्ट में देखा, और नेक्स्ट इसमें जो है भाग 14 है। देखिए भाग 14 में क्या विषय है, विषय इसमें क्या है, न्यायाधिकरण। और न्यायाधिकरण की व्याख्या कौन सा अनुच्छेद करता है, तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 323A से 323B, ए लगा है, बी लगा है, मतलब कि बाद में जोड़ा गया। 323A भी बाद में जोड़ा गया, 323B भी बाद में जोड़ा गया। और जब यहाँ पर देखिए भाग में भी ए लगा, ए का मतलब क्या है कि यह भाग जो है बाद में जोड़ा गया। तो जब भाग 14A बाद में जोड़ा गया तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद भी बाद में जोड़ा गया। तो इसी क्रम में आगे देखिए भाग 15, भाग 15 में विषय क्या है, विषय इसमें रखा गया चुनाव। चुनाव की व्याख्या कौन सा अनुच्छेद करता है, तो इसी क्रम में देखिए चुनाव की व्याख्या जो अनुच्छेद 324 से 329 से, कौन सा अनुच्छेद, 324 से 329A। जब ए लगा है तो जाहिर सी बात है बाद में जोड़ा गया, तो 329 जो है ए सिर्फ बाद में जोड़ा गया ना कि पूरा। तो क्या भाग 15 में चुनाव, चुनाव की व्याख्या कौन सा अनुच्छेद 324 से 329 के ए में पूरा चुनाव के बारे में इसमें लिखा गया, उसकी व्याख्या की गई है। इसी क्रम में आगे देखिए भाग 16 क्या है, भाग 16, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, किसमें, भाग 16 में। और इसके प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद इसकी व्याख्या करता है, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि हाँ कौन से वर्ग है जिनका विशेष प्रावधान किया गया है। और क्या विशेष प्रावधान किया गया, तो वो लिखा किसमें है,
अनुच्छेद 330 से 342, किसमें? अनुच्छेद 330 से 342 में इसमें ये लिखा है कि कौन से विशेष वर्ग हैं जिनके विशेष प्रावधान किए गए हैं और कौन से विशेष प्रावधान उनके बारे में किए गए, ये दिखाता है 330 से 342 में। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला आता है भाग 17। और भाग 17 में क्या है? आधिकारिक भाषा। क्या है? आधिकारिक भाषा। और आधिकारिक भाषा कितने भागों में? इसके 4 अध्याय हैं। भाग 17 में 4 अध्याय है आधिकारिक भाषा में। देखिए अध्याय 1 में क्या लिखा है? संघ की भाषा, मतलब केंद्र की भाषा। और अध्याय 2 में क्या है? क्षेत्रीय भाषा है, मतलब किसी क्षेत्र का, जैसे संघ का अलग होगा, केंद्र का अलग, और आपके क्षेत्र में जैसे किसी राज्य का, जैसे नागालैंड का अलग हो गया, उत्तर प्रदेश का अलग हो गया, मध्य प्रदेश का अलग हो गया, महाराष्ट्र का अलग भाषा, तो सबकी अपनी एक भाषा होती है, उसको क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। कि एक निश्चित क्षेत्र में या निश्चित किसी राज्य में बोली जाए, क्षेत्रीय भाषा होती है उसकी, ठीक है, अपनी क्षेत्रीय भाषा। फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदि की भाषाएं और विशेष निर्देश, ये किसमें है? ये सब भाग 17 में है। और इन सब की व्याख्या कौन सा अनुच्छेद करता है? तो देखिए अनुच्छेद 343 से 351, कौन सा? अनुच्छेद 343 से 351, ये किसकी व्याख्या करता है? भाग 17 की व्याख्या करता है, ठीक है। और उसी क्रम में आगे देखते हैं तो भाग 18 कौन सा आता है? भाग 18 नेक्स्ट भाग है। और इसमें क्या है? आपातकाल के प्रावधान किए गए। कौन से आपातकाल के प्रावधान किसमें किए गए हैं? वो किए गए हैं भाग 18 में। और आपातकाल का मतलब जो कभी देश में आपातकाल लगेगा उस स्थिति में क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसी अनुच्छेद 352 से 360 इसकी व्याख्या करता है कौन कौन से इसमें जाएंगे जब देश में आपातकाल की घोषणा होगी। और उसी क्रम में आगे देखते हैं भाग 19 विविध में जो है इसकी विविध की व्याख्या जो है क्या कौन सा अनुच्छेद करता है? 361 से 367। और विविध में क्या क्या आते हैं? जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल और उसके राज्य प्रमुखों आदि की संरक्षण के बारे में उसमें लिखा गया है। संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन और था संरक्षण, और इसमें लाभप्रद राजनीतिक पद आदि के बारे में विभिन्न में इसमें दिया गया है, ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भाग 20 में क्या लिखा गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन। यहाँ पे संविधान जो संशोधन होते हैं, किसी भी संविधान में संशोधन होते हैं या भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं? भाग 20 और अनुच्छेद 368। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में लिखा है और संविधान संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है कि हमको संविधान में संशोधन करना, कोई बदलाव करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। ये सब प्रावधान किस में लिखे गए? 368 में, ठीक है। और नेक्स्ट में भाग 21। और भाग 21 में देखिए क्या प्रावधान है, क्या इसके विषय हैं? अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान। अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान एक किसमें है? ये है 369 से 392। ये अनुच्छेद इसकी व्याख्या करता है। जैसे कुछ स्पेशल प्रावधान भी है, किसी राज्य जैसे नागालैंड हो गया और भी राज्य हो गया तो उनके कुछ स्पेशल प्रावधान है और कुछ स्पेशल जो है उसमें बातें लिखी गई हैं। तो किसमें लिखी गई हैं? इसका व्याख्या करता है 369 से 392, ठीक है। और इसी क्रम में आगे देखिए भाग 22 जो कि लास्ट भाग हमारा है किसका? और जो हमारे संविधान के भाग और अनुच्छेद है। तो भाग 22 में हमारे क्या है? लघु उपाधि है, कमेंसमेंट है, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। ये जो है किसमें इसकी व्याख्या करने के लिए अनुच्छेद 393 से 395 जो कि हमारा लास्ट अनुच्छेद है। ये क्या है? 393 से 395। तो ये था हमारा आज का संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद। तो इस तरह आप अपने माइंड में एक छोटे से जो है चार्ट में पूरा अनुच्छेद आप समाहित करके उसको एक चार्ट के रूप में अपने माइंड में रख सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस तरह आपको बगैर किसी ट्रिक के बहुत ही अच्छे से 99% आपको याद तो हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे से ये चार्ट बना के हमने आपको बता दिया है। तो आप इस चार्ट को एक बार अपने कॉपी पे बना लीजिएगा और एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे अनुसूचियों के साथ और फिर संविधान संशोधन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो
चलिए, बाय बाय।